जब हम MS स्टडी पॉइंट चैनल से लिए गए नोट्स को देख रहे थे तो एक चीज जिसने सबसे ज्यादा चौंकाया वो था इस सभ्यता का फैलाव। आज के इस गहराई से विश्लेषण में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो आज भी दुनिया भर के विद्वानों को हैरान कर देता है। बिल्कुल। हमारा विषय है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। और आज हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। MS स्टडी पॉइंट के इन विस्तृत नोट्स का उपयोग करते हुए हम इस सूची के एक भी छोटे बड़े स्थल को छोड़ेंगे नहीं। हम इस प्राचीन सभ्यता के विशाल नेटवर्क को और इसकी जो आश्चर्यजनक आधुनिकता है उसे पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं तो ये सिर्फ कुछ पुरानी ईंटों या खंडरों की बात नहीं है। सही कहा। ये इस बात का अध्ययन है कि आज से हजारों साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग जंगलों में भटक रहे थे, तब यहाँ के लोग कितनी उन्नत, सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक जिंदगी जी रहे थे। हम बात कर रहे हैं पक्की ईंटों के घरों की, ढकी हुई नालियों की और एक ऐसे प्रशासन की जो आज के समय में भी एक मिसाल है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं उन बड़े शहरों की जिनकी खोज ने इतिहास की टाइमलाइन को ही बदल कर रख दिया। शुरुआत करते हैं हड़प्पा से। जी। 1921 का साल था जब दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। बाद में MS वत्स और मोर्टिमर व्हीलर जैसे पुरातत्वविदों ने भी यहाँ काम किया। आज ये जगह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर है। ये खोजा गया पहला सिंधु स्थल था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। बिल्कुल। MS स्टडी पॉइंट के नोट्स बताते हैं कि यहाँ अमलाल बलुआ पत्थर से बना एक नग्न पुरुष का धड़ मिला है। इसके अलावा 6-6 की 2 पंक्तियों में बने विशाल अन्नागार और श्रमिकों के लिए बैरक मिले हैं। ये जो अन्नागार और श्रमिकों के बैरक का मिलना है ना, ये सीधे तौर पर एक बहुत ही मजबूत प्रशासनिक ढांचे की ओर इशारा करता है। हाँ, मतलब एक पूरा सिस्टम था। हाँ, उनके पास एक ऐसा सिस्टम था जहां वो अतिरिक्त अनाज जमा कर सकते थे। हड़प्पा में ताबूत में दफनाने के भी साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प चीज का जिक्र है, शवाधान के 2 विशिष्ट प्रकार, जिन्हें पुरातत्वविदों ने R37 और कब्रिस्तान H का नाम दिया है। 1 मिनट रुकूंगी। ये R37 और कब्रिस्तान H सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म के कोडवर्ड जैसे लगते हैं। इसका असल में क्या मतलब है? हाँ, नाम थोड़े तकनीकी हैं। दरअसल पुरातत्वविद खुदाई के जगहों को ऐसे ही नाम देते हैं। अच्छा। R37 उस समय का कब्रिस्तान है जब हड़प्पा सभ्यता अपने चरम पर थी, जबकि कब्रिस्तान H सभ्यता के अंतिम दौर का है। इन दोनों जगहों से मिलने वाले मिट्टी के बर्तनों के डिजाइन बिल्कुल अलग अलग हैं। ओहो। इससे पता चलता है कि समय के साथ वहां रहने वाले लोगों की संस्कृति में या तो बहुत बड़ा बदलाव आया या फिर कोई नए लोग आकर वहां बस गए। इसके अलावा यहां से भारी मात्रा में गेहूं के दाने भी मिले हैं जो उनकी बेहतरीन कृषि क्षमता को दिखाते हैं। कमाल है। और ठीक अगले ही साल 1922 में एक और धमाका हुआ। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो की खोज कर डाली। जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके और जॉर्ज डेल्स ने भी बाद में यहाँ खुदाई की। ये जगह सिंध, पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर है। सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। सही। और जब भी इसका नाम आता है सबसे पहले दिमाग में आता है वो विशाल स्नानागार या ग्रेट बाथ। इसके साथ ही सबसे बड़ी इमारत के रूप में एक विशाल अन्नागार भी मिला। और कांसे की नर्तकी की मूर्ति तो पूरी दुनिया में मशहूर है ही। बिल्कुल, कांसी की नर्तकी तो है ही, साथ ही वहां से दाढ़ी वाले पुजारी की सेलखड़ी की मूर्ति भी मिली है। ये सेलखड़ी या जिसे अंग्रेजी में स्टेटाइट कहते हैं, ये क्या होता है? सेलखड़ी असल में सोप स्टोन या साबुन का पत्थर होता है। ये एक बहुत ही नरम पत्थर होता है जिसे आसानी से तराशा जा सकता है, लेकिन आग में पकाने के बाद ये बहुत सख्त हो जाता है। अच्छा, तो ये उनकी तकनीक थी। हाँ, हड़प्पा के लोग इसका बहुत इस्तेमाल करते थे। मोहनजोदड़ो से पशुपति महादेव की मोहर और मेसोपोटामिया की 3 बेलनाकार मोहरें भी मिली हैं। अब सोचिए, मेसोपोटामिया यानी आज का इराक, वहां की मोहरें यहां मिलना सीधा साबित करता है कि इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितना मजबूत था। इसके अलावा बुने हुए सूती कपड़े के अवशेष और एक बड़ा असेंबली हॉल भी मिला है। लेकिन इन नोट्स में मोहनजोदड़ो को लेकर एक अमर रहस्यमयी बात भी लिखी है। सीढ़ियों पर नर कंकालों का ढेर मिलना। ये क्या कहानी कहता है? ये वाकई एक रहस्य है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये किसी बाहरी आक्रमण या युद्ध का संकेत हो सकता है, जहां लोगों को भागते हुए सीढ़ियों पर मार दिया गया हो। और एक और दिलचस्प बात यह है कि हड़प्पा के बिल्कुल उलट मोहनजोदड़ो में आज तक कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है। अजीब बात है।
मतलब इतने बड़े शहर में कब्रिस्तान नहीं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए अब पाकिस्तान से थोड़ा भारत की ओर गुजरात चलते हैं। यहाँ के दो अद्भुत स्थल लोथल और धौलावीरा तो जैसे प्राचीन इंजीनियरिंग का चमत्कार है। लोथल की खोज 1954 में SR राव ने की थी। गुजरात में खंबात की खाड़ी के पास भोगवा नदी के किनारे बसा लोथल। इसे भी स्थानीय भाषा में मुर्दों का टीला ही कहा जाता है। यहाँ दुनिया का सबसे पुराना कृत्रिम ज्वारीय गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड मिला है। एक कृत्रिम गोदीवाड़ा बनाना उस समय बहुत बड़ी बात थी। उन्हें ज्वार भाटे के विज्ञान की गहरी समझ थी। बिल्कुल। और MS स्टडी पॉइंट के नोट्स में एक बड़ी मजेदार चीज लिखी है। यहाँ एक चित्रित जार मिला है जिस पर एक कौवे और एक चालाक लोमड़ी की कहानी दर्शाई गई है, जो बिल्कुल हमारी पंचतंत्र की कहानियों जैसी लगती है। हाँ, ये बहुत रोचक है। इसके अलावा लोथल को हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। मैनचेस्टर इसलिए क्योंकि ये सूती वस्त्र व्यापार और मन के बनाने का एक बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र था। लोथल से हमें युगल शवाधान देखने को मिलते हैं। युगल शवाधान मतलब जोड़ों को एक साथ दफनाना। जी हाँ, पुरुष और महिला को एक साथ दफनाने के प्रमाण। इसके अलावा चावल की खेती के साक्ष्य, नावों के टेराकोटा मॉडल, हाथी दांत का पैमाना और फारस की खाड़ी की मोहर यहाँ से मिली है। और तो और यहाँ मिस्र की मम्मी का एक टेराकोटा मॉडल भी मिला है। मिस्र की मम्मी का मॉडल गुजरात में? बिल्कुल। ये तो साफ बताता है कि लोथल एक ग्लोबल ट्रेड हब था। वहाँ के लोग पूरी दुनिया घूम रहे थे। एकदम सही। और यहाँ अग्निवेदियां भी मौजूद थीं, जो उनके धार्मिक रीति रिवाजों का हिस्सा रही होंगी। अब बात करते हैं धोलावीरा की। 1966-68 में जगतपति जोशी ने इसे खोजा और 90 के दशक से RS बिष्ट ने यहाँ व्यवस्थित खुदाई की। कच्छ जिले के खादिर बेट द्वीप पर स्थित यह शहर कर्क रेखा पर बसा है। 2021 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी मिल चुका है। धोलावीरा की नगर योजना बाकी हड़प्पा शहरों से अलग थी। जहां बाकी शहर 2 हिस्सों में बटे होते थे, धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। ऊपरी गढ़, मध्य शहर और निचला शहर। और ये सब भारी किलेबंदी से घिरे थे। आज के समय में जब हम बड़े शहरों में वाटर क्राइसिस या जल संकट की बात करते हैं तो सोचकर हैरानी होती है कि धोलावीरा के लोगों ने हजारों साल पहले ही जल प्रबंधन का इतना शानदार सिस्टम बना लिया था। उनके पास बारिश के पानी को सहेजने के लिए बड़े बड़े बांध, कृत्रिम जलाशय और बेहतरीन सीवर सिस्टम थे। सही कहा। यहाँ बलुआ पत्थर का बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ है और एक बहुत ही रहस्यमयी चीज मिली है, 10 बड़े अक्षरों वाला एक साइन बोर्ड, जो शायद दुनिया का सबसे पुराना सूचना पट या साइन बोर्ड है। वाओ! इसके अलावा मेगालिथिक दफन, एक वेयरहाउसिंग बस्ती और सोने की अंगूठियां भी मिली हैं। पानी की एक एक बूंद सहेजने की तकनीक और बड़े साइन बोर्ड वाकई कमाल है। अब रुख करते हैं जीवन, कृषि और कुछ अनसुलझे रहस्यों की ओर। जी। ये थापर ने यहाँ खुदाई की थी। यहाँ दुनिया का सबसे पुराना जुता हुआ खेत मिला है और मजे की बात यह है कि खेतों में समकोण पर बनी नालियां मिश्रित खेती को दर्शाती हैं। बिल्कुल। 7 अग्निवेदियां, ऊंट की हड्डियां और सबसे खास बात, भूकंप के सबसे पुराने साक्ष्य भी यहीं मिले हैं। वहीं हरियाणा के बनावली में, जिसकी खुदाई RS बिष्ट ने की, वहां से पकी मिट्टी का हल और उच्च गुणवत्ता वाले जौ के प्रमाण मिले हैं। अगर हम बड़े परिदृश्य को देखें तो राखीगढ़ी का जिक्र करना बहुत जरूरी है। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है। यहाँ कुत्तों को पालतू बनाने के साक्ष्य और भारी मात्रा में चित्रित बर्तन मिले हैं। लेकिन जो बात इसे सबसे खास बनाती है वो है एक महिला के कंकाल के अवशेष का DNA विश्लेषण। DNA विश्लेषण मतलब अब हम आनुवंशिकी के जरिए उनका इतिहास पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। इससे हमें उनके जेनेटिक्स के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ये शहर कितना बड़ा था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये अपने समय में एकदम चरम पर था। और फिर 2000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है कि सरस्वती नदी के सूखने से इस विशाल शहर का अचानक पतन हो गया। ये हमें क्लाइमेट चेंज के प्रभावों की याद दिलाता है। और एक शहर है चन्हूदड़ो, जिसे 1931 में NG मजूमदार ने खोजा था। MS स्टडी पॉइंट के नोट्स इसे हड़प्पा का लंका शहर कहते हैं। ये इकलौता शहर है जहां कोई गढ़ या सिटाडेल नहीं था। ये शिल्प उत्पादन, मनके और सीप बनाने का बड़ा केंद्र था। यहाँ सबसे अधिक तांबे के उपकरण मिले, बैलगाड़ी और इक्का की कांस्य मूर्तियां मिली।
लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है वो है एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान और लिपस्टिक के उपयोग के प्रमाण। हाँ, लिपस्टिक का मिलना ये बताता है कि वे सौंदर्य प्रसाधनों और फैशन को लेकर भी जागरूक थे। इसी कड़ी में गुजरात के सुरकोटड़ा का जिक्र भी महत्वपूर्ण है। जी। 1964 में जेपी जोशी द्वारा खोजा गया ये किलेबंद शहर था। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि ये एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से घोड़े की हड्डियों के पुख्ता अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा यहाँ अंडाकार कब्र और गड्ढे में दफनाने के प्रमाण भी मिले हैं। अब समय और भूगोल की सीमाओं की बात करते हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि ये सभ्यता कितनी पुरानी थी। हरियाणा का भिर्राना वर्तमान में 7500 ईसा पूर्व का सबसे पुराना खोजा गया सिंधु घाटी स्थल माना जाता है। 7500 ईसा पूर्व, ये तो बहुत पुराना है। हाँ, इसने इतिहास की टाइमलाइन को ही पीछे धकेल दिया है। यहाँ मिट्टी के बर्तनों पे मोहनजोदाड़ो की नर्तकी जैसी भित्ति चित्र मिली हैं। इससे पहले बलूचिस्तान के मेहरगढ़ को सबसे पुराना माना जाता था, जो 7000 से 5000 ईसा पूर्व का सबसे पुराना कृषि समुदाय है। अगर हम इसके भौगोलिक फैलाव को देखें तो ये कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था, ये एक विशाल नेटवर्क था। इसका सबसे पश्चिमी छोर मकरान तट पर स्थित सूतका गेम्बोर है, जो एक तटीय शहर था और जहां मिट्टी की चूड़ियां मिली हैं। सबसे पूर्वी छोर उत्तर प्रदेश के मेरठ में हिंडन नदी के पास आलमगीरपुर है, जहां एक गर्त पर कपड़े की छाप मिली है। सबसे उत्तरी छोर जम्मू में चिनाब नदी के पास मंडा है, और यहां तक कि अफगानिस्तान में ऑक्सिस नदी के पास शोरतुगाई भी इसी नेटवर्क का हिस्सा था। अफगानिस्तान तक। और दक्षिण में? सबसे दक्षिणी छोर महाराष्ट्र का दायमाबाद है, जहां से एक 45 सेंटीमीटर लंबा कांसे का रथ और सोने की अंगूठियां मिली हैं। मतलब अफगानिस्तान से लेके महाराष्ट्र तक और बलूचिस्तान से लेके उत्तर प्रदेश तक। अद्भुत। बिल्कुल। अब तेजी से कुछ विशिष्ट केंद्रों और अनोखी खोजों पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश के सनौली में 125 कब्रों वाला दफन स्थल मिला, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात थी वो थी तांबे की एंटीना तलवार और पहली बार रथों की खोज। ये एंटीना तलवार क्या होती है? नाम तो बड़ा आधुनिक लग रहा है। हाँ, सुनने में अजीब लगता है। दरअसल ये खास तरह की तलवार होती है जिसके हत्थे का आकार रेडियो या टीवी के एंटेना की तरह 2 हिस्सों में बटा होता है। ये उनकी उन्नत धातु कला को दिखाता है। बेहतरीन। हरियाणा के बालू में लहसुन का सबसे पुराना साक्ष्य मिला है और कुनाल में तांबा गलाने के प्रमाण मिले हैं, जो इसे सबसे पुराने पूर्व हड़प्पा स्थलों में से एक बनाता है। इनका औद्योगिक नेटवर्क बहुत ही सुनियोजित था। अगर हम सीप उत्पादन की बात करें तो बालाकोट, जहां भट्टी के सबसे पुराने साक्ष्य हैं, कच्छ का नागेश्वर, गोलाधोरो, जहां मिट्टी की ईंटों की प्लानवार संरचनाएं मिली हैं, और पबूमठ, ये सभी सीप की चूड़ियां और मोती बनाने के विशेष केंद्र थे। गुजरात के नखत्राणा में खिरसरा नामक जगह पर 14 समानांतर दीवारों वाला एक बहुत बड़ा गोदाम मिला है, और तो और वहां आधुनिक उपकरणों के समकक्ष मापने के यंत्र मिले हैं। कमाल है। सौराष्ट्र के पादरी में तो समुद्री जल के वाष्पीकरण द्वारा नमक उत्पादन होता था। वहीं कुंतासी और रंगपुर जैसे प्राचीन बंदरगाह थे। बिल्कुल। रंगपुर में लोथल की तरह चावल की खेती और उत्तर हड़प्पा अवस्था के साक्ष्य मिले हैं। देसलपुर में विशाल पत्थर की किलेबंदी मिली है और वहां से सेलखड़ी, तांबे और टेराकोटा की 3 लिपि युक्त मोहरें मिले हैं। अब क्योंकि हमारा मिशन है कि एमएस स्टडी पॉइंट के नोट्स का एक भी स्थल छूटना नहीं चाहिए, तो चलो एक रैपिड फायर गेम खेलते हैं। मैं इलाके का नाम लूंगी और हमें मिलकर वहां के बाकी बचे स्थलों की खासियत बतानी है। तैयार है? एकदम तैयार हूं। शुरू करते। तो सबसे पहले पाकिस्तान का सिंध प्रांत। सिंध में है आमरी, जहां गेंडे के अवशेष और हड़प्पा के 3 चरण मिले, और कोट दीजी, जो एक पूर्व हड़प्पा स्थल है जिसे फजल अहमद खान ने खोजा। और कराची में अल्लाह दिनो है। इसके बारे में नोट्स में लिखा है कि यहाँ एक घर में फर्श की टाइलें मिली हैं। फर्श की टाइलें, सोचिए। अब चलते हैं गुजरात की तरफ। सौराष्ट्र में बाबरकोट है, जहां पत्थर की किलेबंदी, बाजरा और चने के अवशेष मिले हैं। देवभूमि द्वारका के बेट द्वारका में तांबे का फिश हुक और उत्तर हड़प्पा मुहर मिली। कच्छ में मोमदहारो है, जो बिल्कुल धोलावीरा जैसा किलेबंद प्राचीन बंदरगाह है। गिर सोमनाथ में काज और कंचेतर है, जो प्राचीन बंदरगाह होने के साथ सिरेमिक के प्रमाण देते हैं। कच्छ में ही कोटाड़ा भादली किलेबंदी के लिए जाना जाता है। सूरत का मालवण सबसे दक्षिणी स्थलों में से एक है। गुजरात के बोटाद में
वेजिरका से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। कच्छ में ही जूनी कुरान है, जहां किलेबंद गढ़, निचला शहर और एक बहुत बड़ा सार्वजनिक सभा क्षेत्र मिला है। भरूच में भगतराव और पाटन में लोतेश्वर प्राचीन पुरातात्विक स्थल हैं। राजकोट के रोजड़ी में उत्तर हड़प्पा अवस्था के साक्ष्य मिलते हैं। और शिकारपुर, जो हड़प्पा वासियों की भोजन आदतों के बारे में बहुत सी जानकारी देता है। अब आते हैं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की बेल्ट पर। पंजाब के रोपड़ में प्रारंभिक चरण का अभाव दिखता है। राजस्थान के बरोर में मानव कंकाल और 8000 मोतियों से भरा घड़ा मिला है। 8000 मोतियों से भरा भला गजब है। हरियाणा के रोहतक में फरमाना है, जहां 65 कब्रों वाला विशाल दफन स्थल है। हिसार में सिसोवाल एक प्रारंभिक हड़प्पा स्थल है। कुरुक्षेत्र के जोगनाखेड़ा में तांबे को गलाने वाली भट्टियां मिली हैं। राजस्थान के करणपुरा में बच्चे का कंकाल और टेराकोटा के बर्तन मिले हैं। हरियाणा के भिवानी में तिगराना से फसल की खेती और मोहरों के साक्ष्य मिलते हैं। और वहीं मिताथल भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। और हरियाणा के फिरोज शाह पैलेस के अंदर हिसार टीला स्थित है, जो अभी भी एक बिना खुदाई वाला स्थल है। अब वापस चलते हैं पाकिस्तान के कुछ और इलाकों में। पंजाब प्रांत में गणवेरी वाला है, जिसका आकार मोहनजोदाड़ो के समान बड़ा है। सुक्कुर सिंध में लखनजोदड़ो है, जो 300 हेक्टेयर से बड़ा बिना खुदाई वाला स्थल है। 300 हेक्टेयर, बाप रे। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में शेरी खान तरकई से मिट्टी के बर्तन और पाषाण कलाकृतियां मिली हैं। बलूचिस्तान के मकरान में सोख्ता को और पठानी दम है। पठानी दम तो 100 हेक्टेयर का एक विशाल शहर है। बलूचिस्तान में ही नौशारो है। पाकिस्तान में पीराक और पीर शाह जूरियों के साथ साथ रहमान ढेरी भी हैं। चोलिस्तान में चापू वाला एक बिना खुदाई वाला स्थल है। हैदराबाद सिंध में उंगार है और सिंध में ही लारकाना का भी उल्लेख है। और अंत में उत्तर प्रदेश की बात करें तो बागपत में सोथी है, मुजफ्फरनगर में मंडी है और सहारनपुर में हुलास और बड़गांव जैसे महत्वपूर्ण स्थल है। इस तरह हमने MS स्टडी पॉइंट के विस्तृत नोट्स में उल्लेखित हर एक स्थल को कवर कर लिया है। बिल्कुल। अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें और एक बड़ी तस्वीर देखें तो इन नोट्स ने ये पूरी तरह साबित कर दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता केवल 2-4 बड़े शहरों तक सीमित नहीं थी। ये अफगानिस्तान के ऊंचे पहाड़ों से लेकर महाराष्ट्र के पठारों तक और बलूचिस्तान के बंजर तटों से लेकर उत्तर प्रदेश के उपजाऊ मैदानों तक फैले छोटे बड़े हजारों स्थलों का एक बहुत ही जटिल, जीवंत और व्यवस्थित नेटवर्क थी। इनका व्यापार, इनकी खेती, इनकी वास्तुकला, सब कुछ एक बेहतरीन व्यवस्था के सूत्र में बंधा हुआ था। सही कहा। इतने बड़े पैमाने पर ऐसी व्यवस्था सोचना भी आज के समय में मुश्किल लगता है। और इस पूरी विस्तृत चर्चा के बाद एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के इन पन्नों से निकलकर सीधे दिमाग में घर कर जाता है। वो क्या? हमने देखा कि ये सभ्यता हजारों किलोमीटर्स में फैली थी, बिना किसी आधुनिक संचार प्रणाली के, बिना इंटरनेट के, बिना फोन के, और जहां तक हमें पता है बिना किसी बहुत स्पष्ट केंद्रीय तानाशाही साम्राज्य के। इन लोगों ने इतनी दूर बसे शहरों में ईंटों के आकार का एक सटीक अनुपात, वजन मापने के बिल्कुल समान तरीके और एक जैसी बेहतरीन जल निकासी व्यवस्था कैसे बनाए रखी होगी। ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा गहरा रहस्य है जो इतिहास के पन्नों में आज भी दर्ज है, और ये किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है कि क्या सच में हम आज जितने आधुनिक हैं उतने ही वे भी थे। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की इस गहराई से की गई चर्चा को यहीं विराम देते हैं।